अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। मेरा नाम है सुंदस इकराम। आज के इस शो में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिज़नेस चला रहे हैं, बल्कि उन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर अपने बिज़नेस को एक बेंचमार्क बनाया है। मैं बात कर रही हूँ रिदान हाउस ऑफ मंदी की और मेरे साथ आज रिदान हाउस ऑफ मंदी के ओनर मिस्टर उमैर इदरीस साहब मौजूद हैं। आज के शो में हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर उनकी बताई गई एसओपीज़ को फॉलो करके उन्होंने अपने बिजनेस को एक बेंचमार्क बनाया और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के उस लेवल तक पहुंचे कि जहां उन्होंने एक ब्रांच से स्टार्ट किया था, आज उनकी कराची में 3 और हैदराबाद में एक ब्रांच मौजूद है। तो बिना किसी देर के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और खुशामदीद कहते हैं मिस्टर उमैर इदरीस को। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमें अपने बारे में बताएं, मुख्तसरन तारुफ़ जो कि मैंने करवा भी दिया है, और अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताएं कि ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब आप कहाँ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जी सर। 2016 में हमने स्टार्ट लिया था एक ब्रांच से, जैसे आपने बताया एक ब्रांच से हमने स्टार्ट किया। एक सोच थी कि कोई नई चीज़ लानी है। फिर देखा मार्केट के अंदर तो एवरी कुजीन वाज हियर, लाइक यू नेम इट एंड एवरी कुजीन वाज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। नहीं था तो ये अरबिक कुजीन नहीं था, और ख़ुद का भी एक शौक़ था, बहुत ज़्यादा ज़ौक़ रखता था मैं इस मंदी का। जब भी कहीं मिडल ईस्ट जाना हो या सऊदी अरबिया जाना हो तो कोशिश करते थे कि भाई ये इस फूड से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों। तो बस उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्लान किया और फिर सऊदी अरब में रिदान वालों को अप्रोच किया। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट किया और वहाँ पे जाके जो है वो अपने टीम को ले गए। मैं खुद भी गया था, वहाँ से उनको ट्रेन करवाया, फिर यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। अच्छा, तो आपने वहाँ से ये कॉन्सेप्ट और ये कुजीन तो आप लेकर आए ही आए, लेकिन बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाई अपने स्टाफ की। ज़बरदस्त। ऑब्वियसली देखें, एक चीज़ को एक जिस जगह का फूड है उस जगह से अगर उसको प्रॉपर अडॉप्ट करना है आपको, तो प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो दैट इज़ वाई हमने ये सोचा कि भाई पहले इनिशियल एक थॉट थी कि भाई किसी शेफ़ को बाहर से ले आएंगे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ऐसे लोग मिले जिनको अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से उनसे बात हुई तो दे वर रेडी टू ट्रेन अस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए, वहाँ पे ट्रेनिंग ली और यहाँ आके अल्लाह का शुक्र है अब आपके सामने सारी चीज़ें। बस फिर चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह एक नया कुजीन दे दिया पाकिस्तान को, और हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें फॉलो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सर, आपने बताया कि आपने वहाँ पर अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाई। अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ों पर अमल दरामद किया जो सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से किसी भी फूड बिज़नेस को चलाने के लिए मैंडेटरी हैं और जिसको आपको लगता है कि उसने आपके बिज़नेस को सपोर्ट भी किया? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना दोस्त कि हम जब वहाँ गए तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की। हमारे यहाँ पे सिंध फूड अथॉरिटी 2018 में वजूद में आई, बट वी वेंट देयर इन अर्ली 2016। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से अडॉप्ट करके आए, बट अडॉप्ट करना और फिर 100% इम्प्लीमेंट करना उसमें फ़र्क है जी। लेकिन जब सिंध फूड अथॉरिटी वजूद में आई तो उससे हमें एक तक़वियत मिली कि हाँ भाई, अच्छा एक चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट, यू नो। तो उससे हमें एटलीस्ट ये तक़वियत मिली कि अब कोई ऐसा इदारा है। और देखें, उसी बात के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए मैं आपको बताऊं कि एक तो होता है इदारा हमें जो चेक एंड बैलेंस रखता है। मालिक खुद चाहता है, ओनर खुद चाहता है कि भाई मेरा स्टाफ इस चीज़ को जो है वो फॉलो करे, बट जब तक कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होती उसके ऊपर, जब तक वो चीज़ें स्टाफ, अब हर वक्त मालिक सवार नहीं होता। सही बात है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब वो गवर्निंग बॉडी आई, उनकी एसओपीज आई, तो उसके बाद उन चीज़ों को जो हम वहाँ से अडॉप्ट करके भी आए थे और कुछ चीज़ों में डेफिनेटली हमें इतना आइडिया नहीं था, तो वो चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझना और उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान हो गया। सही। मुझे ये बताएं कि रिदान हाउस ऑफ मंदी की सक्सेस का राज क्या है? सबसे पहले अल्लाह की ज़ात जी। और उसके अलावा तो कोई बात है नहीं। फिर अगर हम बात करें ना तो देखें, हमारे यहाँ पे क्वालिटी, क्वांटिटी एंड हाइजीन, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इसमें टॉलरेशन का कोई सवाल ही नहीं है। क्वालिटी पे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि अथॉरिटीज़ विज़िट करती रहीं
और पहली मर्तबा जब विज़िट हुआ तो दे वर वेरी 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 हैप्पी, और उन्होंने जो है हमें एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जबरदस्त कि यहाँ भी ऐसा काम हो रहा है। और बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि डेफिनेटली SOPs को फॉलो कर रहे हैं। बट जो आपने पूछा ना, तो मैंने कहा ना कि ज़ीरो टॉलरेंस इन ऑल 3 एस्पेक्ट्स, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड हाइजीन। क्वालिटी में जीरो टॉलरेंस से क्या मुराद है? देखिए, हर मार्केट में या किसी भी जगह पे आप चले जाएं ना, और स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो आपको मार्केट के अंदर ABC क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, राइट? और A से ऊपर A+ भी बाज़ दफ़ा मिलती हैं आपको। अब आपके ऊपर है या बिजनेस ओनर के ऊपर है या फूड हैंडलर के ऊपर है कि कौन सी क्वालिटी वो सेलेक्ट करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह A+ क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं और कोई आज तक क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़, इसीलिए मैंने आपको कहा क्योंकि क्वालिटी, अब छोटी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अब आप अगर आज सब्जी मंडी चले जाएं, सब्जी मंडी में आप टोमेटोज लेते हैं ना, आजकल जिन दिनों हम बात कर रहे हैं उन दिनों टोमेटोज आर वेरी वेरी चीप दीज डेज, बट उसकी भी 3 तरह की क्वालिटी मिलती है। एक वो जो बिल्कुल नरम पिचका हुआ होगा, एक थोड़ा सा बेहतर होगा, एक ये लाल सुर्ख, डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो अगर आप उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे जो बेस्ट है, तो इंशाल्लाह क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो ये आपके सारे इंग्रेडिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मीट, फिर उसमें स्पाइसेस, ऑयल एंड एवरीथिंग, आप लोग उसमें ग्रेडेशन के हिसाब से लेते हैं? ऑब्वियसली देखिए, दी बेस्ट के ऊपर हमारी पॉलिसी है कि दी बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव टू अडॉप्ट, और वक्त के साथ साथ अगर हमें पता चलता है कि यार इससे अच्छी भी कोई चीज़ है, तो वे कोशिश करते हैं कि भाई उसको हम अडॉप्ट करें। और मसालों, इसी तरह जिस तरह मैं अभी वेजिटेबल की बात कर रहा था, अगर मसालों की बात करें आप, तो मसालों में भी कई तरह की क्वालिटीज आती हैं, ठीक है? सब स्टैंडर्ड मसाला मिलता है, फिर एक थोड़ा सा बेहतर है। मतलब हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को डेफिनेटली उनको तो इस चीज़ का इल्म है कि हर तरह की प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इन चीज़ों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो इंशाल्लाह सक्सेस ही सक्सेस है। तो सर फिर वो एक्सपेंसिव नहीं हो जाता एज ए रेस्टोरेंट आपको ओनर? उसकी प्राइस अगर मिलती मैं है, आपको उसकी प्राइस मिलती है। देखिए, इफ यू गिविंग गुड प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, देन ही इज रेडी टू पे। ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस नहीं मिलती, प्राइस मिलती है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं हमारी नॉर्मल एक पॉकेट साइज की और उस हिसाब से, तो आप क्या देखते हैं रिदान हाउस ऑफ मंदी पे कस्टमर फुटफॉल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारे यहाँ पे अगर हम जनरल ऑन एंड होल बात करें या जनरल बात करें, तो हमारे पास 3 टियर्स हैं रेस्टोरेंट्स के। एक है फर्स्ट टियर रेस्टोरेंट जो कि एलीट क्लास के लिए बना है, एक है मिडिल टियर कह लें आप उसको। वो मिडिल टियर क्या है कि हमारे हर तबका, चाहे वो एक अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, एक अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, वो भी इन कुजीन्स में आते हैं और हम उनको इसी कैटेगरी में रेट करते हैं। और एक थोड़ा सा जो है वो लोअर रेस्टोरेंट हम उसको कह लें, वो खुदा ना खास्ता वो ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के लिए है। अब एक चाय वाले का रेस्टोरेंट है या किसी, तो वहाँ से यकीनन आपने भी पराठे मंगा के खाए होंगे, हमने भी पराठे मंगा के खाए होंगे, और कभी जो है वो दिन के टाइम पे दोस्तों यारों का कोई सुबह नाश्ते का प्रोग्राम हो गया तो वहाँ बैठ के मलाई पराठा और अंडा पराठा हम भी खाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हमने देखे हैं कि बाइक भी खड़ी हुई है और पराठो भी खड़ी हुई है, तो वो उस तरह का कस्टमर बेस वो लोग लेके चल रहे होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से बात करूं, तो सबसे पहले आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? क्या वो खुद आए थे या आपने रजिस्ट्रेशन का कुछ अमल हुआ? क्या प्रोसेस था? देखें, जब वे बैक इन 2018 ये इदारा बना, तो उस वक्त हमारी एसोसिएशन जो है ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, तो उनको डेफिनेटली इन लोगों ने अप्रोच किया कि भाई एक इदारा आ गया है वजूद में, पंजाब फूड अथॉरिटी, तो डेफिनेटली थी, हमें उसका भी इल्म था। तो उन्होंने जब हमारे रेस्टोरेंट एसोसिएशन को अप्रोच किया, तो हमारे एसोसिएशन ने जो है वो पूरे जो है जितने हमारे मेंबर्स हैं या उस वक्त थे, तो उनको जो है वो ये एक इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई एक इदारा वजूद में आ गया है और उसकी फॉर्मेशन हो गई है, एंड वी हैव टू नाउ गेट द लाइसेंस ऑफ इट। तो पहले तो इस तरीके से जो है हमें पता चला। फिर
डेफिनेटली एक इन्फॉर्मेशन आती है तो बहुत हर आदमी ज़रूरी नहीं कि उस पर कान धरता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इदारे आए, बहुत सारे इदारे गए, और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि बात निकलती है तो फिर आगे बढ़ती है। हाँ, इस वक्त जितने डिपार्टमेंट्स हैं एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे लेबर से हो, चाहे टैक्सेशन से हो, यू नेम इट, म्यूनिसिपल वो वगैरह एग्जैक्टली सारे उसमें। वो रेस्टोरेंट वालों के पास ज़रूर आएंगे, वो आते हैं, मतलब उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो है रेस्टोरेंट्स के साथ बन ही जाता है। तो लेकिन उस वक्त जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, बट टाइम बाय टाइम दे स्टार्टेड देयर विजिट्स। इनिशियली वो भी नए थे तो बहुत सारी उनको भी चीज़ें समझनी थी, सीखनी थी। तो जब वो पहली मर्तबा हमारे पास रेस्टोरेंट पे आए, तब जो है जाके उनसे जो है वो सही तरीके से उनके बारे में पता चला, और उनसे जो है वो जब कोऑर्डिनेशन हुई तो फिर जो है हमें वी केम टू नो कि भाई क्या इनका काम है, क्या इनकी असल मतलब इनके आने की क्या वजह है, एंड व्हाट दे आर हियर फॉर। तो सर, हैव यू फील एनी डिफरेंस? जैसे मैंने अभी शुरू में भी आपको कहा कि देखें, जब कोई गवर्निंग बॉडी होती है और कोई देखने वाला होता है ना, तो हम इससे थोड़ा सा हट के अगर हम एक रोड की बात कर लें, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप बहुत जल्दी में हैं, चाहे कुछ भी है मसला, लेकिन आपको अगर नज़र आता है कि ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा है जी, तो आप रूल्स को ना चाहते हुए भी फॉलो करेंगे। एक इंसानी साइकी है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब एक बॉडी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई पूछने वाला ही नहीं था, ठीक है, वो एक डिपार्टमेंट आ रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट आ रहा है, बट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फूड हाइजीन, इफ एक डिपार्टमेंट आ गया है तो हमें ऑटोमेटिकली टेक केयर करना है, कोशिश होना है। और ऐसा नहीं है कि उनका डर खौफ की वजह से, हमें हमारी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और मैंने आपको ये भी शुरू में कहा कि अगर वो कोई बॉडी बनती है और वो आती है तो हमको तो होता ही है, साथ साथ जो काम करने वाला स्टाफ है, जो हमारी टीम है, और जो हमारे किचन हैंडल, और खासतौर पर वो लोग जो किचन में काम कर रहे हैं और फूड हैंडलर्स हैं, उनको भी एक खौफ तो लगा होता है ना कि भाई वो किसी वक्त भी अथॉरिटी आ जाएगी, उनका अगर कोई विजिट हो गया या सरप्राइज विजिट हो गया और कोई 19-20 चीज़ उन्होंने निकाल दी वहाँ से, हम तक बात पहुँचेगी तो हम उनको पिनलाइज करेंगे। तो डेफिनेटली वो एक खौफ तो रहता ही है। और फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्होंने SOPs हमें बताई, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से अडॉप्ट करके तो लाए थे, बट 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। ठीक है, हमने वहाँ से अडॉप्ट किया कि हाँ भाई हेयर नेट पहननी चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, बट शुरू में तो हमने कहा कि यार होगा, बट वक्त के साथ साथ इतना स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस हमारी तरफ से भी नहीं था, क्योंकि कोई पूछता नहीं था। थोड़ी सी नेग्लिजेंस तो हमारी भी है, ऐसा नहीं है, बट जब ये लोग आ गए तो हमें एटलीस्ट इन लोगों ने एक चीज़ गाइड की, इन्होंने समझाया कि भाई ये हमारे SOPs हैं और इस तरीके से आपने चलना है। और ये कोई अनोखे नहीं है, पूरी दुनिया में यही सारी SOPs फॉलो की जा रही हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट। तो बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूं कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड्स योर स्टाफ, कि उनको कैसे चेक एंड बैलेंस करना है या कितनी सख्ती करनी है, किस तरह से उनको मेंटेन करना है, उसमें आके उन्होंने आपको सपोर्ट किया। अब एक आपका भी वो है चेक एंड बैलेंस है अपने एंड से, ओनर के हिसाब से, या जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है। दूसरा एक अथॉरिटी का भी वो है, तो आपको अपने वर्कर्स को उस SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना रिलेटिवली आसान हो गया हुआ है सिंध फूड अथॉरिटी के आने से। सर, अब आप मुझे ये बताएं कि जो SFA है, ये कोई ट्रेनिंग्स वगैरह भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को और उनके स्टाफ को देते हैं? जी, इनका डिपार्टमेंट है, इनका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वक्तों में वो इनवाइट करते हैं। और हम अगर एसोसिएशन के एंड पे बात करूं तो एसोसिएशन उसको मोटिवेट भी करती है और उनका पैगाम जो है आगे रेस्टोरेंट्स को देते भी हैं। और ख़ुद से भी अगर कोई रेस्टोरेंट चाहे या कोई रेस्टोरेंट ओनर चाहे कि वो अपने स्टाफ को ट्रेन करवाए, तो दे डूइंग इट, और दे आर डूइंग इट वेरी एफिशिएंटली। काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। उमैर इदरीस साहब हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट में सेफ़ एंड हाइजेनिक फ़ूड को इंश्योर कराने के लिए किस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। गुफ्तगू के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
मुझे ये बताएं कि क्या मैकेनिज्म होता है, सिंध फूड अथॉरिटी जब आपके रेस्टोरेंट में विजिट करती है, आपसे जब जब इंटरेक्शन होता है, तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है? वैसे अब तक तो सरप्राइज विजिट्स होते हैं इनके, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बता के आए हों। इसके ऊपर हमारा इनसे काफ़ी जो है वो बातचीत हुई है, और अभी इस वक्त जो सेक्रेटरी फूड हैं खालिद शेख साहब, उनके पास ही चार्ज है एसएफए का, डीजी का भी एडिशनल चार्ज उनके पास ही है। ही इज़ अ वेरी मतलब वेरी जेंटल ह्यूमन बीइंग, ही इज़ रियली मतलब एक समझ बूझ रखने वाले इंसान है वो। उन्होंने खुद ही एक चीज़ में कही और पूरे अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी इन्होंने इन्फोर्स करवाई कि भाई अब सरप्राइज विजिट्स क्यों करते हैं, कुछ छापा तो नहीं मारना। मकसद क्या है? मकसद ये है कि चीज़ें इम्प्रूव, ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट क्यों करता है, चीज़ें इम्प्रूव हों, लोग सफाई सुथराई को प्रॉपर्ली लेके चलें और जो एसओपीज हैं उसको फॉलो करें। तो सरप्राइज विजिट्स का फ़ायदा क्या? मतलब एक तो है कि छापा मारने जा रहा हूँ, आप इसको छापा ना मारें। नॉर्मली इनकी प्रैक्टिस ये होती है कि सरप्राइज विजिट्स होते हैं और फिर वो आते हैं, और वो पहले तो कुछ अरसे पहले तो जो है वो मीडिया की टीम भी साथ लेके चलते थे, जिसके ऊपर काफ़ी शोर हंगामा हुआ। और फिर लोग जो है वो मीडिया, अब वो किस तरह का मीडिया होता था, क्या होता था, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, आप भी समझती हैं इसको। फिर वो लोग जो है वो ब्लैकमेल होते थे या बहुत सारे इशू होते थे, नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम दोज पीपल हु आर कमिंग विद देम। फिर उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगी। लेकिन ये है कि सरप्राइज विजिट्स होते हैं और उसमें वो आके चेक एंड बैलेंस करते हैं, हमारे डीप फ्रीजर्स देखते हैं, डीप फ्रीजर्स के अंदर कोई ऐसा देखें कंटामिनेशंस भी होती हैं, बाज़ दफ़ा सफाई प्रॉपर नहीं होती, बाहर फ्लोर साफ़ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चमकता हुआ, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इक्का दुक्का मक्खी तो उसको आपका बस नहीं चलता, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सीखने को मिली इनके 1-2 सरप्राइज विजिट से, कि हर हमारे किचन के अंदर डेफिनेटली डस्टबिन तो हैं, लेकिन डस्टबिन का ढकना ऊपर होना इज़ मैंडेटरी। अगर वो डस्टबिन ढका हुआ नहीं है, उसके ऊपर भी ये पेनलाइज करते हैं हमें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सीखने को मिली और उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी समझ में आई। फिर डीप फ्रीजर्स को चेक किया जाता है, फिर उसकी स्टोर्स को चेक किया जाता है कि कौन सी एक्सपायर प्रोडक्ट तो नहीं पड़ी, फिर मीट को चेक किया जाता है कि भाई, अब मिसाल के तौर पे मैरिनेटेड बीफ भी पड़ा है, चिकन भी पड़ा है और मटन भी पड़ा है, तो ये अलाउड नहीं है। क्रॉस जो है वो कंटामिनेशन की वजह से वो अलाउड नहीं है। तो उसको चेक किया जाता है कि एक ही फ्रीजर के अंदर तो सारा माल नहीं भरा हुआ, और फिर फ्रीजर्स के अंदर सफाई रखी हुई है कि नहीं रखी हुई। भाई आप और हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हमारे घर वाले जो है वो हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो फ्रीजर्स की सफाई होती है, फ्रिज की सफाई होती है। हालांकि वहाँ कमर्शियल काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद भी सफाई होती है। तो वो सफाई को देखना, उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो इनका काम। तो ये फिर अच्छा, एक मरतबा हमारे साथ भी हुआ और मुझे मेरे रेस्टोरेंट पे मेरी एक ब्रांच के ऊपर जो है इनकी टीम आई और बाकी सारी चीज़ें तो उनको ठीक मिली, लेकिन फ्रीजर्स जो है वो प्रॉपर क्लीन नहीं थे। तो मतलब ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको। तो उससे हमें एटलीस्ट ये हुआ कि हमारे स्टाफ को, हमें ये पता चला कि स्टाफ भी हमारा किस किस फील्ड जगह पे कोताही करता है। बात चीज़ें ऐसी होती थी कि हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, बट बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर, मैं फ्रीजर्स को हर वक्त खोल के नहीं देख सकता, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर ब्रांच पे आदमी हर वक्त पहुंच जाए या इसको बहुत रेगुलर करे, ठीक है। हमने एसओपीज बनाई हुई हैं, हमारे टीम लीड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन उससे हमें ये सीखने को मिला कि फ्रीजर्स को जो है वो किस तरह क्लीन करना है और हर वक्त उसको जो है ना उसको मॉनिटर करना है। तो फिर उस मॉनिटरिंग के लिए भी हम उस मॉनिटरिंग के लिए भी उसके लिए हमने एक एसओपी बनाई और एक बंदा डेडिकेट किया। तो डेफिनेटली इनके आने से हमें फ़ायदा भी होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अब इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि वो हमें इन्फॉर्म करके आएँ। इन्फॉर्म करके आएंगे तो कोई ऐसा नहीं, अगर कोई गंदा काम कर रहा है वो दिनों में ठीक नहीं हो सकता। एक इंसान की हैबिट ही नहीं है, तो वो आप कुछ भी कर लें वो नहीं हो सकता। तो ये है कि आप इन्फॉर्म करके जाएं, और इन्फॉर्म करके आ भी जाएं तो आइडेंटिफाई आराम से हो जाता है कि ये अभी चीज़ सही है हुई है या ये ऑलरेडी एक प्रैक्टिस में थी। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्म करके आना, क्योंकि स्टाफ को भी एटलीस्ट इतना टाइम हो और इतनी चीज़ हो कि वो जस्टिफाई कर सके अपनी उस प्रैक्टिस को। और इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करूं कि आते हैं उसके बाद पिनलाइज करते हैं।
उसके ऊपर भी हमारी काफ़ी बात हुई। और फिर मैंने अभी जो डीजी साहब का जिक्र किया, सेक्रेटरी फूड भी हैं इस वक्त, तो उनसे भी इसी के ऊपर बात हुई कि भाई टैरिफ होना चाहिए, कि जुर्माना है तो जुर्माना कैसा है। और पहले इन द फर्स्ट फेज, फर्स्ट टाइम अगर आप कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आप उनको वॉर्न करें या फिर आप इम्प्रूवमेंट नोटिस दें। देन सेकंड या थर्ड विजिट, हाँ सेकंड विजिट के अंदर अगर वो चीज़ दोबारा मिले तो फिर आप उसके ऊपर जुर्माना करें और उसको भी एक टैरिफ की शक्ल दें। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इनको कहने का मकसद यही है कि भाई हर चीज़ अगर लिखी पढ़ी हुई होगी ना, ब्लैक एंड वाइट में होगी, तो फिर हर चीज़ को जस्टिफाई करना भी आसान होगा, फिर हमारे लिए जुर्माना भरना भी आसान होगा। और जुर्माना हुआ है तो क्यों हुआ है हमें भी पता है और आपको भी पता है। अगर एक चीज़ की डिसाइडेड है एक चीज़ कि भाई XYZ कोई आपकी कोताही है या कोई गलती है तो उसके ऊपर इतना जुर्माना आपको होगा, तो डेफिनेटली यू विल बी मेंटली रेडी फॉर दैट आल्सो। सही। तो ये अभी हम बात कर रहे थे उमैर इदरीस साहब से कि SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने में और फूड सेफ्टी को इंश्योर करवाने में सिंध फूड अथॉरिटी का एक काफ़ी इनको सपोर्ट रही है। सर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सिंध फूड अथॉरिटी ने काफ़ी आपको सपोर्ट किया SOPs इम्प्लीमेंट करवाने पे। फिर अभी मुझे अब आप ये बताएं कि क्या आप जैसे कामयाब बिजनेसमैन या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स SOPs के हवाले से या किसी और हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी को भी गाइड कर रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं कि जिससे मज़ीद चीज़ें स्मूथ हो सकें? जी बिल्कुल। देखें, एक सबसे बड़ा इस अथॉरिटी के साथ सबसे बड़ा एक सेटबैक कह लें आप कि DG जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होते हैं वो ज़्यादा अरसा नहीं रुकते। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, उनको किसी चीज़ के ऊपर आमादा करते हैं, कुछ चीज़ें उनको गाइड करते हैं, लेकिन कुछ अरसा नहीं होता तो वो जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाई। गवर्नमेंट से मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो भी अब DG अपॉइंट करें उनको थोड़ा अरसा ऑनगोइंग रहने दें ताकि हम और वो मिल के हमारी चाहत है। देखिए, मैं इस वक्त रेस्टोरेंट एसोसिएशन को भी, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन को भी यहाँ पे मैं उनकी तरफ से भी जो है वो इनका स्पोक्स पर्सन बन के बैठा हूँ। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई पॉलिसीज़ बने, ऐसी चीज़ें बने कि स्ट्रीमलाइन हो जाएं चीज़ें और फिर वक्त के साथ साथ ये जितने इतने मसाइल हैं वो मसाइल ख़त्म हो जाएं। अभी जैसे मैंने अभी जिक्र किया था सेक्रेटरी साहब का, सेक्रेटरी फूड जो इस वक्त हैं, उनके साथ उनकी एक सोच थी कि भाई कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए कि भाई ये रोज़ के मामलात, रोज़ की परेशानियां और किसी किस्म की भी कोई हरासमेंट करना चाहे तो हरासमेंट भी ना हो, उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए। तो उसके ऊपर हमारी एसोसिएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ लोगों ने मिल के एक ऐप के ऊपर काम करना शुरू किया है और इसमें सिंध फूड अथॉरिटी भी डेफिनेटली शाना बशाना हमारे साथ, और हमारी एसोसिएशन के अलावा भी दूसरी जो बेकर्स एसोसिएशन हैं और दूसरे भी कुछ डेफिनेटली इस फूड से रिलेटेड बहुत सारे लोग एसोसिएशन हैं जो मिलके हमारे साथ काम कर रही हैं। तो हम उस ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट देना चाह रहे हैं। हमने इनको एक चीज़ समझाई कि भाई हम इस तरीके से करें कि आपकी रजिस्ट्रेशन भी उसी ऐप में हो, आपका जो है वो लाइसेंस का इशू है वो उसी में हो, खुदा ना खासा किसी किस्म का जुर्माना है आपका उसी में हो। आपके रेस्टोरेंट के ऊपर किसी वक्त भी अगर SFA की टीम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए और कोई एम्बिग्विटी मिलती है, कोई चीज़ मिलती है, तो ऑन एंड देन एंड देयर जो है उसी के ऊपर जो है पिक्चर्स अपलोड हो जाएं। और कोई अपील है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो अपील भी उसी के ऊपर हो जाए। तो हम ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ऐसी चीज़ डेवलप हो जाएगी कि आज फिर हमारी सिंध फूड अथॉरिटी और ये भी एक लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि सिंध फूड अथॉरिटी आपके तवस्सुत से और आपकी हेल्प से एक एप्लीकेशन डेवलप कर रही है जिसमें रेस्टोरेंट्स को और वहाँ पे काम करने वालों के हवाले से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी की तरह से उसमें दिख रही हों और इन जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, मालिकान हैं, उनको इस बात का एक एप्लीकेशन में ही पता हो कि कब रजिस्ट्रेशन हुई थी, लाइसेंस कब एक्सपायर होने वाला है, कितने विजिट्स हो चुके हैं, कौन सी फ़ाइन्स लगी हैं, क्या वाकई में वो फ़ाइन सही थी या नहीं थी, पिक्चर्स अपलोड हैं। तो मेरे ख्याल से सिंध फूड अथॉरिटी का और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और उमैर इदरीस साहब से मज़ीद जानेंगे कि कामयाब बिज़नेस करने के लिए SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उमैर इदरीस साहब से कि एसओपीस पे हम बात कर रहे हैं। इन एसओपीस को इम्प्लीमेंट करवाना आसान है या मुश्किल है? जी सर। तो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जी ठीक है। देखें, कोई काम भी दुनिया में मुश्किल नहीं है, आपकी चाहत होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी कौम के एक अक्सर तबका जो है ना वो एजुकेटेड नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, और सिर्फ उनको एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है। जब मैंने आपको कहा ना कि मैंने जब रेस्टोरेंट खोला था, उस वक्त एक माइंडसेट मेरा अपना था कि मुझे एक लेवल के ऊपर, एक अच्छे लेवल के ऊपर काम करना है, सिर्फ नॉट इन टर्म्स ऑफ फूड एंड एम्बियंस, बट मैंने आपको कहा ना कि क्वालिटी, क्वांटिटी और हाइजीन, इन तीनों चीजों में से किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज। तो हाइजीन, एसओपीज को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ही हाइजीन का एलिमेंट आता है। तो एक शुरू से एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ था दिमाग में। फिर एसएफए की तरफ से कुछ गाइडलाइंस मिली, कुछ जो है दूसरी जगह से हमने अडॉप्ट की, कुछ अच्छे बाहर कुछ ट्रैवल करना होता है तो फिर वहां जाके कुछ चीजें अडॉप्ट करने की कोशिश की। सिर्फ करना ये होता है कि हमारे स्टाफ को हम वक्तन फवक्तन जो है वो आपने एक दफा आपने एजुकेट करके छोड़ नहीं देना जी, बट आपने उनका चेक एंड बैलेंस भी रखना है। फिर अब मेरा एक अपना एक रूटीन है कि जब रेस्टोरेंट के ऑपरेटिंग हमारे होते हैं, तो खासतौर पे पीक आवर्स जब होते हैं ना, उस वक्त मैं फ्लोर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा टहलता भी हूँ, देखता भी हूँ, कस्टमर्स का फीडबैक भी लेता हूँ, और अपने स्टाफ के ऊपर भी नजर रहती है। फिर किचन में भी जाना होता है, तो अगर कोई चीज नजर आती है, कोई कमी या कोई कोताही, तो देन एंड देयर अगर उसको समझाने का होता है तो देन एंड देयर समझा देते हैं। नहीं तो फिर हम देखते हैं कि भाई वो किस हद तक कमी किस हद तक है, फिर हम उस हिसाब से उसको जज करते हैं और उस हिसाब से उसको एड्रेस करते हैं। फिर बाज़ दफ़ा हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई ये लोग जो है वो प्रॉपरली बहुत सारा ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल आर नॉट फॉलोइंग एसओपीज, देन वी कॉल अ मीटिंग। एक ऐसे टाइम के ऊपर जबकि हमारा पूरा स्टाफ जो है अवेलेबल हो और फारिग हो, देन फिर हम मीटिंग कॉल करते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। बाज़ दफ़ा अकेले में बुला के बात कर ली जाती है, बाज़ दफ़ा जो है वैसे समझा दिया जाता है। और देखें, एक हायरार्की बनाई हुई है, मैनेजर है, मैनेजर के बाद सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स के ऊपर ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स के बाद सर्वर्स हैं। तो हायरार्की जब है तो वो एक स्टेप ऊपर अगर आप जाते जाएं तो वो पहला वाला दूसरे के ऊपर नजर रखता है, दूसरा वाला तीसरे के ऊपर। और एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर मैं खुद ठीक हूँ, अगर मैं खुद ठीक नहीं हूँ तो मेरे सबऑर्डिनेट ठीक नहीं हो सकते, और अगर मैं खुद ठीक हूँ तो कहीं ना कहीं जो है अगर किसी के अंदर कोई कमी कोताही है तो वो बात से ठीक हो जाएगा। और इतना मुश्किल काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मुश्किल काम नहीं है। एक चीज अगर हम और आप अपने बचपन की बात कर लें, हम स्कूल जाते थे, हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे, ठीक है ना, तो क्या रोज यूनिफॉर्म पहनना क्या मुश्किल काम था? इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। हमारे पेरेंट्स ने हमें यूनिफॉर्म साफ सुथरा पहना के भेजा, तो क्या वो मुश्किल काम था? नहीं। देखिए, सफाई सुथराई, अगर जब किसी को आपने ये समझा दिया ना कि भाई इसकी अहमियत, आपको इसकी अहमियत समझ में आ गई, तो आपने दूसरे को समझाना आपके लिए बहुत आसान है। इसकी अहमियत आपने उसको समझा दी, देन दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। सर, आपको क्या लगता है कि एसओपीस पे जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता स्टाफ की तरफ से, आपने अपनी पूरी हायरार्की के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, क्योंकि जो हाइजीन है, स्पेशली वो जो आपका किचन स्टाफ है या जो सर्वर है और जो हैंडलर है, जो या शेफ है जो बना रहा है, जो लोग इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं, वो अगर एसओपीस फॉलो कभी नहीं कर पाते हैं तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है? नेग्लिजेंस, और कुछ भी नहीं है। ये अपनी इंसान की अपनी नेग्लिजेंस है और कुछ नहीं है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। क्या है फिर इसका? देखिए, सदैव इंसान की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंसान रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है? इंसान को खुद अपने अंदर अपना ज़मीर, अपनी अंदर की आवाज़ जो है वो इंसान को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनाती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि डंडे के जोर पे हर चीज़ कराई जाए। हाँ, बाज़ लोग होते हैं जिनको डंडे के जोर पे भी करवाना पड़ता है, एक वक्त तक तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं हमें नज़र आता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो पानी सर पे से गुजर रहा है और नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, देन वी टेक सम बोल्ड स्टेप्स। सर, मैं इस पे मेरा एक सवाल है, नेग्लिजेंस की भी कोई वजह हो सकती है क्या? ऐसा नहीं है कि वर्कलोड है या इन्वायरमेंट उस तरीके का नहीं मिला हुआ, एसओपीस पे अमल दरामद मुश्किल हो रहा है स्टाफ के लिए? देखिए, अगर कोई एक इंसान
कि नेग्लिजेंस है तो वो नेग्लिजेंस ही है। अगर नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल इज डूइंग द सेम थिंग, देन देयर मस्ट बी सम इशू, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। पांच दफा जो है आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, हेयरनेट पहनी हुई है, लेकिन ग्लव्स जो है वो नहीं पहन पा रहे, शायद आपके किचन में गर्मी ज्यादा है, ठीक है, शायद जो है वो आपने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया स्टाफ को जिसकी वजह से जो है वो परेशान हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है कि फिर तो अगर ग्रुप ऑफ पीपल है या नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, देन देयर इज सम इशू विद द ओनर और द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट इफ वन और टू पीपल आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, देन इट मीन्स के उनके अंदर अपने अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। बाकी दो चार चीजें मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि भाई बहुत सारे लोग रिंग्स पहनते हैं। अब रिंग पहन के किचन के अंदर काम करना इज नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट। अब वो ग्लव्स पहन लेते हैं, बट अगर सिंध फूड अथॉरिटी ने वो देख लिया, उनकी एसओपीज में ये चीज नहीं है, ठीक है, हेयरनेट होनी जरूरी है। अब गर्मी मतलब है, देखिए हेयरनेट की इसीलिए पहनाई जाती है। एक तो कैप्स आती हैं, वो कैप्स जो है वो तो थोड़ी गर्म होती है, लेकिन हेयरनेट जो है वो हेयरनेट गर्म नहीं होती, नेट होती है, तो उसमें गर्मी का कोई एलिमेंट नहीं आता। बट मैंने आपको कहा ना कि जो करवाना चाहते हैं और जिनको सफाई सुथराई रखनी है, जिनको खुद से फिक्र है, देन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, ट्रस्ट। सही। तो सर प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारा जा रहा है, एक अच्छे रेस्टोरेंट का जो खाना हम खा रहे होते हैं और जिसको हम ये कहते हैं कि ये एक मिडिल टियर रेस्टोरेंट है और एक हमने उसमें अच्छा पे किया है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पैसे लग रहे हैं और आप एक किसी अच्छी फूड के लिए कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो अभी आपने सुना कि उसके पीछे कितना एक पूरा प्रोसेस है और ये कॉस्ट किस वजह से उस तरह से ली जा रही है और वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है ताकि हमारे पास एक हाइजेनिक और सेफ फूड आए। सर हम बात कर रहे थे कि एसओपीज को फॉलो करना ना सिर्फ आसान है बल्कि इसके फ़वाइद भी बहुत हैं, जैसे कि आपने बताया कि एसओपीज को फॉलो करने से आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, कस्टमर फुटफॉल बढ़ता है, इन अदर वर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बिजनेस जा रहा होता है। मैं इसी हवाले से चाहूँगी कि आप फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, जो आप ही की तरह के आपसे निचले दर्जे का जो काम कर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि एसओपीज को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये फूड जो है ना, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, सफाई सुथराई के बगैर हेल्दी नहीं हो सकता। तो और एसओपीज क्या है? एसओपीज सिर्फ चीज को प्रॉपरली मैनेज करना, उसको सफाई सुथराई के साथ पकाना और सफाई सुथराई के साथ अपने कंज्यूमर तक या एंड यूजर तक पहुंचाना, ये है बेसिकली एसओपी। तो उसके लिए आई थिंक कि इसके बगैर कोई भी मतलब इसकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है हम कहें कि भाई कोई मुश्किल काम है और इसमें कोई बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है, नहीं, इट्स वेरी सिंपल और इट्स वेरी इजी। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जितने हमारे फूड बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। आपने अगर सिंध फूड अथॉरिटी के साथ एक दफ़ा रब्ता कर लें, उनके साथ मैनुअल्स ले लें, उसके अंदर बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि भाई आपने क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है और दैट्स इट। इसमें कोई, मैं कहा ना, रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही कोई इतनी बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है। हाँ, ये है कि आपने अपने स्टाफ को अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे उनके लिए एसओपीज को मेंटेन करना मुश्किल है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर डेफिनेटली एक आपकी कॉस्ट लगती है, लेकिन वो भी वन टाइम है। और आपने अगर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है तो देन यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। दैट्स इट। सही। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। इसी तरीके से सर मैं चाहूँगी कि अगर आप कंज्यूमर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें। बस कंज्यूमर्स ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे कंज्यूमर्स जो है वो बाज़ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम कोई भी इस इंडस्ट्री में अब तक मुझे कोई ऐसे लोग नहीं मिले जो खुद की चाहत हो कि यार हम गंदगी रखें या ख़राबियाँ पैदा करें। बाज़ दफ़ा हमारे जो मुल्क का हालात हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि भाई सड़कों पे गटरें उबल रही होती हैं और जो है वो गटर के ढकने खुले हुए हैं। तो कई दफ़ा मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई हैव टू टेल यू दैट चूहे निकल आते हैं, कॉकरोचेज आ जाते हैं वहाँ से बाहर, और वो रेंगते रेंगते जो है वो किसी आउटलेट के अंदर चले गए अगर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि
वो रेस्टोरेंट वाले की गलती है या वो लोग ख्याल नहीं कर रहे, यार ये मखलूक है अल्लाह की। हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा है, बाज़ दफा आपको पता ही नहीं चलता और जैसी चीजें हो जाती हैं। वी टेक केयर अ लॉट। और किसी के को ये कह देना कि भाई ओरे वो तो चूहा नजर आ गया और ये आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया और जो है ये कॉकरोच चल रहा था, भाई मखलूक है अल्लाह की और कहाँ से आखिर आ रही है। वी टेक केयर अ लॉट, ट्रस्ट मी। मैं आपको ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स के नाम बता सकता हूँ जो हमारे ऊपर लागू है मंथ में एक मरतबा फ्यूमिगेशन करवाना, लेकिन हम एवरी वीक करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट के नाम बताऊं जो ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ करवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भाई ये सारी चीजों से जो है वो पाक रहे। बट कंज्यूमर्स जो है वो बाज दफा थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। इंसानी साइकी है, बट थोड़ा सा उन्हें भी जो है हमारा ख्याल करना चाहिए। दैट्स ऑल। चले जी, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि किसी भी रेस्टोरेंट में कितना लंबा एक पूरा प्रोसेस होता है हमारे टेबल तक एक सेफ, हाइजेनिक और हेल्दी फूड को लाने के लिए। शो का इख्तिताम करेंगे इसी बात पर कि जो भी खाएं देख कर खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ खाएं, चाहे थोड़ा सा महंगा खाएं लेकिन साफ़ खाएं। अल्लाह हाफिज़।